हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं दोबारा स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल बीएड इन शॉर्ट्स में। पिछले वीडियो में हमने ब्रिटिश कालीन शिक्षा के बारे में पढ़ा था। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बढ़ते हैं भारतीय शिक्षा के अगले कदम की ओर। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की सूचना भी आपको मिलती रहे। हमारे शिक्षा के विकास की अगली कड़ी एवं हमारा आज का टॉपिक है मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। देखिए, जब हमारा देश 1947 में 1947 में आज़ाद हुआ था, तो हमारा देश आज़ाद होने के बाद शिक्षा में सुधार के लिए बहुत सारे आयोग बने, बहुत सारी नीतियां बनाई गई। उनमें से एक था राधाकृष्णन आयोग, जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। ये आयोग विश्वविद्यालय या हम बोल सकते हैं जो उच्च स्तर की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार के लिए अपनी बातें रखता था। फिर धीरे धीरे समय बढ़ा और इसमें और आयोग आते गए जो हर स्तर के लिए जिन्होंने अपनी अपनी बातें रखी हैं। उनमें से एक है मुदालियर आयोग। अब चूंकि इसकी अध्यक्षता, ये जो आयोग बनाया गया होगा, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर ने की है, इसलिए इसका नाम मुदालियर आयोग रखा गया है। इसके पहले राधा कृष्णन ने अध्यक्षता की थी, तो उसका विश्वविद्यालय आयोग का नाम राधा कृष्णन आयोग रखा गया था और इसमें अध्यक्षता मुदालियर ने की है, इसलिए इनका नाम मुदालियर आयोग रखा गया है। अब जैसा कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है, माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने हेतु, मतलब इस आयोग का जो मुख्य उद्देश्य था वो विश्वविद्यालय लेवल पर नहीं, बल्कि जो माध्यमिक शिक्षा होती है उसके स्तर को सुधारने के लिए इस कमेटी का या आयोग का गठन किया गया था और इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर ने। इसमें 1964 में कोठारी आयोग की अध्यक्षता में भी शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। केंद्र और राज्य स्तर पर अनेक शिक्षा समितियों का विघटन किया गया, मतलब शिक्षा का बंटवारा एक टाइप से केंद्र और राज्य के बीच में किया गया कि चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, उनको शिक्षा से जुड़ी वो कौन कौन सी तमाम बातें हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको सौंपी जाएगी, इस पर इसमें बातें रखी गई थी। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953, देखिए जैसा कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है, माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर कमीशन 1952-53 का भारतीय शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब इसने हमारी इंडियन जो एजुकेशन है इसको बेहतर बनाने के लिए इस आयोग ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है, इसलिए इसका हमारी भारतीय शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इससे बहुत सारे चेंजेस भी हमको देखने को मिले हैं। इसके द्वारा ही आधुनिक भारत की शिक्षा की नींव रखी गई है। मतलब हमारा जो एजुकेशन है उसमें मॉडर्नाइजेशन लाने में, जैसे शिक्षा के स्तर को सुधारने में, उसमें एक ऐसी शिक्षा लाने में कि बालक का सर्वांगीण विकास हो सके, उसमें मॉडर्नाइजेशन लाया जा सके, इन सब की नींव इसी आयोग द्वारा रखी गई थी। क्योंकि ये माध्यमिक शिक्षा पर बल देता है और यदि बच्चे का माध्यमिक शिक्षा ही अच्छी नहीं रहेगी तो वो आगे की शिक्षा या आगे का एजुकेशन उच्च स्तर का कैसे हासिल कर पाएगा। इसलिए इस शिक्षा ने हमारे आधुनिक भारत की शिक्षा को सुधारने में बहुत मदद की है। इस आयोग ने विभिन्न सुझाव दिए, यानी इसने जो अपने सुझाव पेश किए थे इसमें बहुत सारी अच्छी आइडियाज हम बोल सकते हैं या देश की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सुझाव पेश किए गए थे।
इसका इसका कार्यक्षेत्र एवं इसके उद्देश्य भी भारतीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्मित किए गए हैं। मतलब उस समय भारत की जो कंडीशन थी और भारत को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है जो हमारे एजुकेशन को, हमारे समाज को या हमारे देश को बेहतर बना सकता है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसमें सुझाव दिए गए थे। अगला है, केंद्रीय सरकार ने 23 सितंबर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में, मतलब जो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे वो मद्रास विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति थे, तो जिन्होंने ही इसकी अध्यक्षता की थी। तो चूंकि इनके नाम पर ही, जैसे मैंने अभी बताया था, आयोग की अध्यक्षता इन्होंने की है, तो उन्हीं के नाम पर इसका आयोग का जो नाम है वो मुदालियर आयोग रखा गया है। अब हम देखते हैं मुदालियर आयोग में कौन कौन से सदस्य थे। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें नॉलेज में होना चाहिए चूंकि हम इस आयोग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इनमें कौन कौन से सदस्य थे। देखिए, मुदालियर आयोग के सदस्यों की हम बात करें तो जैसे हैं खुद ही एक लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जो इसके अध्यक्ष थे, और इन्हीं पर मुदालियर आयोग का नाम मुदालियर आयोग पड़ा था। ये एक महान शिक्षाविद थे। अगले इनके मेंबर थे श्री के एल श्रीमाली। ये एक महान शिक्षाविद और पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे। अगली है श्रीमती हंसा जीवराज मेहता। ये एक समाज सुधारक महिला थी। ये एक शिक्षाविद थी और स्वतंत्रता सेनानी भी थी। देखिए, जब भी कोई आयोग बनता है तो उस आयोग को बनाने का पर्टिकुलर कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। तो यहाँ पर भी जो मुदालियर आयोग बनाया गया था उसका भी अपना एक उद्देश्य था, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो मुदालियर आयोग है इसे ये जो शिक्षा व्यवस्था इसकी जो रखी गई थी इसको भारत की आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का आधार माना गया है, जैसा कि हमने इसके पहले वाले स्लाइड में देखा था। इस समय हमको आज़ादी मिल चुकी थी। अब बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, इसकी एक पर्टिकुलर संरचना होना बहुत आवश्यक था। जैसे कि हम बोल सकते हैं बच्चों की बोर्ड एग्जाम कब होंगे, टीचर का क्या एक क्राइटेरिया रहेगा, उसका बोल सकते हैं टीचर की सैलरी क्या रहेगी, और बच्चों का जो कार्यकाल है पढ़ाने का पढ़ने का वो कितने घंटे रहेगा। ये सारी चीज का एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी था। तो ये जो आयोग है इसका जो गठन है वो केंद्र सरकार ने किया था। अब हम देखते हैं इसके क्या क्या उद्देश्य थे। जैसे पहला लिखा हुआ है, भारत के सभी राज्यों में माध्यमिक स्तर पर छात्र अनुशासन की समीक्षा करना और उसमें सुधार के सुझाव देना, ये इसका पहला उद्देश्य था। क्योंकि छात्र अनुशासन की समीक्षा करना बहुत जरूरी था कि बच्चे पढ़ने आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, या पता चला कि वो पढ़ने के लिए आ ही नहीं रहे हो तो उनकी पढ़ाई प्रॉपर तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है। इन सारी चीजों की समीक्षा करना, इनको जानना, ये बहुत ज्यादा जरूरी था। तो और ताकि उससे संबंधित सुझाव पेश किए जा सके कि हम इस समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं, कि बच्चा यदि पढ़ाई से भाग रहा है या स्कूल नहीं आ रहा है या वो डिसिप्लिन में नहीं है, तो इन सारी प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जा सकता है, उससे संबंधी सुझाव पेश करना इसका एक उद्देश्य था। अगला पॉइंट है, भारत के सभी राज्यों की माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन का अध्ययन करना और उसमें सुधार के सुझाव देना। मतलब भारत के जितने भी राज्य हैं उनका जो प्रशासन है वो कैसे काम कर रहा है और उनमें क्या क्या चीज ऐसी है जिनमें सुधार की आवश्यकता है।
जिससे हमारी शिक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। इससे संबंधी सुझाव पेश करना भी इसका मुख्य उद्देश्य था। तीसरा है, भारत के सभी राज्यों में माध्यमिक शिक्षकों के वेतन और सेवा शर्तों का अध्ययन करना एवं उसमें सुधार हेतु अपने सुझाव देना, ये इसका तीसरा उद्देश्य था। कहने का मतलब है कि जो माध्यमिक स्तर हैं स्कूल के, उसमें टीचर्स की सैलरी कितनी है और उनके सेवा शर्त यानी उनको अपनी सर्विस के दौरान क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है और कितने घंटे पढ़ाना है, ये तमाम चीज़ें, और उनमें सुधार हेतु अपने सुझाव देना। और यदि हमें लगता है कि उसमें कमी है और या उस चीज़ को हम और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं, तो इससे संबंधी सुझाव पेश करना भी इसका मुख्य उद्देश्य था। फोर्थ है, भारत में माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करना और उनके समाधान हेतु सुझाव पेश करना, ये इसका अगला उद्देश्य था। कहने का मतलब है कि ये जानने की कोशिश करना कि जो माध्यमिक स्तर है उसकी क्या क्या समस्याएं हैं। कि जैसे मान लो वहां पर लड़कियां पढ़ती हैं, बालिकाएं पढ़ती हैं, तो बालिकाएं स्कूल क्यों नहीं आ रही हैं, पढ़ने क्यों नहीं आ रही हैं, उनको स्कूल में क्या क्या दिक्कत है, या वो प्रॉपर तरीके से उनके जो एजुकेशन है, ऐसा क्या किया जाए कि विद्यार्थियों को स्कूल के प्रति आकर्षित किया जा सके, ताकि वो उसे पढ़ाई से या अपन बोल सकते हैं किसी भी तरह से शिक्षा से भागे ना, उनसे दूर ना हो। तो ये सारी चीजों का एक इसको मतलब समाधान करना, समस्याओं को जानना और उसको सुलझाने के लिए सुझाव पेश करना, ये भी इस आयोग का मुख्य उद्देश्य था। अगला उद्देश्य है भारत में माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति का अध्ययन करना एवं उनमें सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत करना। कहने का मतलब है कि भारत में माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति क्या है, मतलब स्कूल जो है, मतलब जो विद्यालय है उसकी प्रॉपर बिल्डिंग है कि नहीं है, वहाँ पर पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए तो उनके बैठने की व्यवस्था है कि नहीं है, बोर्ड वगैरह की व्यवस्था है कि नहीं है, इन सारी चीज़ों को के बारे में स्टडी करना, मतलब जानना और उससे संबंधित सुझाव प्रस्तुत करना भी इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला है, भारत के माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य पाठ्यक्रम और शिक्षा स्तर का अध्ययन करना और उनमें सुधार हेतु सुझाव देना। कहने का मतलब है पाठ्यक्रम का स्तर कैसा है, कहने का मतलब है उसमें भाषा का विषय कैसा है, उसमें विज्ञान वगैरह, यदि विज्ञान है तो विज्ञान को कैसे पढ़ाया जाना है, उसका क्या रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, और कोई विषय यदि पढ़ाया जा रहा है तो वो बच्चों को पता होना चाहिए कि कोई सब्जेक्ट जो उनको पढ़ाया जा रहा है तो वो क्यों पढ़ाया जा रहा है, उससे उसको क्या फ़ायदा होगा। इन सारी चीज़ों के बारे में एक स्टडी करना और उसमें सुधार हेतु सुझाव पेश करना भी इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला है, भारत में माध्यमिक शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करना और उसमें सुधार हेतु सुझाव देना। मतलब ये जानना कि जो भारत में जो माध्यमिक शिक्षा है उनकी परीक्षा प्रणाली ठीक ठाक है कि नहीं है, सही ढंग से परीक्षाएं हो रही कि नहीं हो रही है। मतलब जब हम बच्चे की परीक्षा लेते हैं तो वो परीक्षा ऐसी होनी चाहिए जो उसके कंप्लीट नॉलेज को चेक कर सके। तो परीक्षा ऐसी ना हो कि केवल ज्ञान यानी बच्चा रट के आया, पेपर लिख दिया, मतलब केवल उस क्षेत्र को कवर करने वाली परीक्षा नहीं होना चाहिए। ऐसी परीक्षा हो जिससे उसके हर क्षेत्र का, जैसे उसको जीके का नॉलेज है कि नहीं है, उसको देश में जो चीज़ें घटित हो रही है उसका नॉलेज है कि नहीं है। तो कहने का मतलब है कि उसके हर क्षेत्र का विकास होना चाहिए बालक का। तो इससे भी जुड़ी जो चीज़ें हैं उसका अध्ययन करना और उसमें सुधार हेतु सुझाव देना इसका मुख्य उद्देश्य था। आखिरी है, भारत में माध्यमिक शिक्षा के स्तर का अध्ययन करना और छात्रों की स्थिति का अध्ययन कर उसमें सुधार के सुझाव देना। ये बहुत इजी लाइन है कि माध्यमिक शिक्षा के इसका जो स्तर कैसा है, उसमें बालकों की क्या कंडीशन है,
टीचर की क्या कंडीशन है, पढ़ाई ठीक ठाक ढंग से हो रही है कि नहीं हो रही है, इन तमाम चीज़ों के बारे में जानना, और बच्चों की क्या स्थिति है, बच्चा प्रॉपर तरीके से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, उसको पढ़ाई में कठिनाई तो नहीं आ रही है, कोई चीज़ कठिन तो नहीं लग रही है। तो ये सारी चीज़ों का भी अध्ययन करके सुधार देना इसका मुख्य उद्देश्य था। अब हम देखते हैं मुदालियार आयोग के प्रमुख सुझाव कौन कौन से थे। देखिए, मुदालियार आयोग के सुझाव जानने के पहले हम देखते हैं कि उनने जब देखा होगा कि कौन कौन सी समस्याएं हैं माध्यमिक शिक्षा में, तो पहले उन्होंने समस्याएं ढूंढी होंगी, फिर समस्याएं देख के उन्होंने उसके सुझाव पेश किए होंगे। इसलिए आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा की समस्याएं। तो पहले हम समस्याएं जान लेते हैं, फिर उन समस्याओं को दूर करने के लिए उन्होंने अपने सुझाव पेश किए थे। जैसा कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है, मुदालियार आयोग ने अपने प्रतिवेदन में सबसे पहले तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा आयोग के देशों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। यहाँ पे क्षेत्र कर लीजिएगा, क्षेत्रों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था कि कौन कौन सी समस्याएं हैं। बाद में उन्हें दूर करने के लिए माध्यमिक शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए इस कमीशन का या इस आयोग का हम बोल सकते हैं, इसमें अपने सुझाव को उन्होंने पेश किया था। इसकी समस्याएं कौन कौन सी थी, जैसे पहला है, सभी राज्यों में माध्यमिक शिक्षा व्यवहारिक नहीं है एवं यह छात्रों के वास्तविक जीवन से संबंधित नहीं है। मतलब जब इस पर स्टडी की गई तो यह पाया गया कि जितने भी राज्य हैं उनमें माध्यमिक शिक्षा व्यवहारिक नहीं है। व्यवहारिक नहीं है मतलब हम सीधे बोल सकते हैं कि बच्चा बस पढ़ता है, रटता है और पेपर लिख आता है, या इस तरह से वो पास होता जाता है। उसमें व्यवहारिक नहीं है, यानी वो उसके रियल लाइफ से उसको नहीं जोड़ रही है, वो वैसा व्यवहार नहीं कर रहा है जैसी उसको शिक्षा दी जा रही है और जैसा हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि एक शिक्षा के मूल्य होने के नाते उसको ऐसा व्यवहार करना चाहिए। तो ऐसी शिक्षा का अभाव था और यह छात्रों को वास्तविक जीवन से भी संबंधित नहीं थी, यानी उनके रियल लाइफ से उसको नहीं जोड़ने वाली थी। ये उसकी एक मुख्य समस्या थी। अगला है, शिक्षण विधियां लाभदायक नहीं है। मतलब जो शिक्षण विधियां जो यूज की जाती हैं बच्चों के लिए, यानी हमारा बोल सकते हैं जो टीचिंग मेथड होती है, टीचर के पढ़ाने का तरीका है, वो लाभदायक नहीं था। यानी कुछ ना कुछ हमारे शिक्षण में ही कमी आ रही है कि बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे थे। उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं किया जा रहा था, यानी टीचर भी ना तो उतना अच्छे से फोकस कर पा रहे थे और बच्चा भी मन लगा के उस चीज को नहीं पढ़ पा रहा था। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं शिक्षण विधियों का जो सही ढंग से प्रयोग नहीं किया जा रहा था। अगला है, यह छात्रों में अनुशासन, सहयोग, नेतृत्व आदि का विकास नहीं करती थी। मतलब उस समय ये पाया गया शिक्षा की समस्याओं में कि वो छात्रों में अनुशासन की भावना नहीं ला पा रही है। यानी छात्र पूरी तरह से अपने एक कर्तव्यनिष्ठ नहीं है, या तो वो स्कूल नहीं आ रहे हैं, स्कूल आ रहे हैं तो या तो फिर उधम मस्ती कर रहे हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। ये सारी चीजें देखने को मिली। उनमें आपस में सहयोग नहीं था, यानी एक दूसरे की हेल्प करना, मिलजुल कर पढ़ाई करना, साथ में खेलना, ये सारी चीजों का भी अभाव था। और दूसरा है नेतृत्व का अभाव। शिक्षा जो है वो हमें सही अनुशासन, सही ढंग से सहयोग करना और सही ढंग से नेतृत्व करना भी सिखाती है। नेतृत्व मतलब हम सामने वाले को अपनी ओपिनियन बता सकें कि क्या सही है क्या गलत है, उसको निर्देशित कर सकें। तो ये होता है नेतृत्व की भावना। और एक होता है जो हमेशा हम दूसरों के माइंड से चलते हैं या दूसरों के माइंड से ही डिसीजन लेते हैं, यानी यहाँ पे नेतृत्व नहीं है हमारे अंदर। तो बच्चों में नेतृत्व का अभाव पाया जा रहा था, उनमें एक डिसीजन मेकिंग नहीं था, लोगों को सही सलाह देना या कुछ सही सलाह ले पाना या लोगों को मोटिवेट कर पाना, ये सारी चीजें उनमें डेवलप हो ही नहीं रही थी। तो एक टाइप से इसका भी अभाव था। अगला है, विश्वविद्यालयों की समय सारणी उचित नहीं थी। यानी जो जो विद्यालय है
उनकी समय सारणी उचित नहीं थी, मतलब जो एक टाइम टेबल था वो प्रॉपर ढंग से मैनेज नहीं किया गया था। जब स्कूल में जब कोई भी स्कूल लगता है तो एक तो उसकी टाइमिंग फिक्स होनी चाहिए कि जैसे मान लो 10 से 5 है तो प्रॉपर क्लासेस लगे, उस 10 से 5 बजे के बीच में प्रॉपर क्लासेस लगनी चाहिए। स्पेशली जो हमारे मेन सब्जेक्ट होते हैं उनकी क्लासेस लगनी चाहिए, और साथ ही साथ कोशिश की जानी चाहिए कि कुछ ऐसी भी क्लासेस लगें जिससे बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट हो। जैसे कि स्पोर्ट्स का हम एक पीरियड रख सकते हैं, कुछ बीच में उनकी कुछ क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए कोई पीरियड रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें का एक प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं था, कोई प्रॉपर टाइम टेबल ही नहीं था। तो ये भी इसकी मुख्य समस्या थी। अगला है माध्यमिक शिक्षा की परीक्षा प्रणाली उचित नहीं है, इससे छात्रों का उचित मूल्यांकन कर पाना मुश्किल नहीं है। कहने का मतलब है कि परीक्षा प्रणाली भी उचित नहीं थी। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि बस बच्चे रटते थे और पेपर देके पास हो जाते थे, यानी हम केवल उसका एक पक्ष को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जो कि बच्चा रट के परीक्षा दे रहा है और पास हो जा रहा है। हम उसका बाकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो नहीं कर पा रहे। तो परीक्षा प्रणाली उचित नहीं थी जो सारे पहलुओं को कवर कर सके, तो इसका भी यहाँ पर अभाव था। अगला है माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम संकीर्ण है जो बालक का सर्वांगीण विकास नहीं कर पा रहे थे। मतलब पाठ्यक्रम थे वो ऐसे नहीं थे कि उसमें बच्चे का अपन बोल सकें कि जैसे आज की यदि हम बात करते हैं आधुनिक समय की, तो हमारी शिक्षा में कुछ पर्यावरण से जुड़ी सब्जेक्टों को रखा गया है, कुछ इसमें आप योग संबंधित विषयों को रखा गया है, जिससे बच्चे का बाकी क्षेत्र की भी इम्पोर्टेंस समझ में आए और उसका नॉलेज बढ़े। और उनको जैसे आईसीटी तकनीकी क्षेत्र को भी अब रखा गया है जिससे उनका टेक्निकल नॉलेज भी डेवलप हो सके। तो उस समय पाठ्यक्रम संकीर्ण था, लिमिटेड था, बच्चा उन्हीं उन्हीं सब्जेक्ट को पढ़ के पास हो जाता था, यानी उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता था। अब हम देखते हैं माध्यमिक शिक्षा के संगठन संबंधी सुझाव। संगठन से रिलेटेड इसमें क्या क्या सुझाव पेश किए गए थे। जैसे कि पहला है, यह शिक्षा 11 से 17 वर्ष के छात्रों के लिए हो और इसकी अवधि 7 वर्ष की होनी चाहिए। 11 से 17 वर्ष मतलब होता है हमारा 6th से लेके 12th तक। जैसे आप लगा सकते हैं छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये 7 साल हो रहे हैं। और छठवीं से हमारे यहाँ पे माध्यमिक स्तर वैसे भी स्टार्ट हो जाता है, यानी ये जो शिक्षा है माध्यमिक शिक्षा की वो 11 से 17 वर्ष के छात्रों के लिए होनी चाहिए, जिसकी अवधि 7 वर्ष की होगी। अगला है माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के बाद प्रारंभ होनी चाहिए। जैसे हम जानते हैं कि पहली से 5वीं ये इसकी प्राथमिक शिक्षा होती है। जब प्राथमिक शिक्षा कोई भी छात्र कंप्लीट करेगा उसके बाद ही तो माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश करेगा, यानी ये जो शिक्षा है वो प्राथमिक शिक्षा के बाद प्रारंभ होनी चाहिए, ऐसा सुझाव पेश किया गया था। अगला है, यह 2 भागों में विभाजित हो। पहला 3 वर्षीय माध्यमिक और अगला है 4 वर्षीय उच्च माध्यमिक। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे बहुत पहले की यदि मैं बात करती हूँ तो पहले 5th क्लास जो हुआ करती थी उसमें बोर्ड एग्जाम लिया जाता था। फिर जब 5वीं बोर्ड हो जाती थी फिर 3 वर्ष बाद, यानी छठवीं, 7वीं, 8वीं, ये 3 वर्ष जैसे लिखा हुआ है पहला पॉइंट 3 वर्षीय माध्यमिक, यानी इन 3 वर्ष के बाद फिर से एक बोर्ड एग्जाम होता था और वो बोर्ड एग्जाम डिसाइड करता था कि आप उच्च माध्यमिक में प्रवेश करने के लिए कैपेबल है या नहीं है। यानी वो 3 वर्ष के बाद हमारा बोर्ड एग्जाम होता था, फिर हमारी 4 वर्ष की उच्च माध्यमिक परीक्षा, 4 वर्ष बाद उच्च माध्यमिक परीक्षा होती थी। जैसे 9, 10, 11, 12, 12th फिर से हमारी बोर्ड होती थी जिसको हम उच्च माध्यमिक की श्रेणी में रखे हैं, जिसके बाद हम बोल सकते थे कि हमारा 12th पास माना जाता था, जो भी एक बोर्ड परीक्षा हुआ करती थी। अगला है, बड़े शहरों में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जाएं। ये आप सभी जानते हैं कि हर शहर में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला गया है
जो भी इसी बोल सकते हैं कि आयोग के सुझाव द्वारा पेश किया गया था। अगला है विकलांग बालकों के लिए अलग से विशिष्ट विद्यालय खोले जाए, यानी जितने भी विकलांग बालक हैं वो किसी भी रीजन से अपनी विकलांगता के कारण, या बोल सकते हैं कि वो उनको समाज से वंचित ना समझा जाए, तो उनके लिए विशिष्ट बालक के लिए विशिष्ट विद्यालय खोले जाने की बात इसमें कही गई थी। क्योंकि अब ऐसा नहीं है, यदि हम आधुनिक समय की बात करें तो हमारे इधर पे समावेशी शिक्षा केंद्र खोले गए हैं जिसमें सभी को सम्मिलित रूप से पढ़ाने की बात कही गई है। बट उस समय की यदि हम बात करते हैं मुदालियार आयोग की, तो उसमें विशिष्ट विद्यालय खोले जाने की बात कही गई थी, ताकि जो विकलांग बालक हैं वो भी किसी भी प्रकार से शिक्षा से वंचित ना रह पाए। अगला है बालिकाओं के लिए अलग से बालिका विद्यालय खोले जाए, ऐसा इस पे कहा गया। क्योंकि जो बालिकाएं हैं, चूंकि उस समय हम जानते हैं कि महिलाओं की स्थिति या बालिकाओं की स्थिति पहले बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो उनके लिए भी बात कही गई कि भाई उनको यदि कंफर्टेबल ना हो तो उनके लिए भी अलग से बालिका विद्यालय खोले जाएं जिसमें वो पढ़ने जा सकती हैं। और जिन जगहों पर यह संभव नहीं है वहां पर माध्यमिक विद्यालयों में सह शिक्षा की व्यवस्था की जाए। सह शिक्षा मतलब को एजुकेशन, जहाँ पे लड़के लड़की सम्मिलित रूप से पढ़ते हैं। मान लो यदि ऐसा बालिका विद्यालय खोलना संभव नहीं है तो हम वहाँ पर माध्यमिक विद्यालयों के लिए जो को एजुकेशन की व्यवस्था कर सकते हैं, जहाँ पर लड़का हो या लड़की हो साथ में एजुकेशन हासिल कर सकेंगे। अगला है उच्चतर माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय स्कूल खोले जाएं। बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का मतलब है जहां पर शिक्षा केवल एक क्षेत्र या एक पहलू को कवर ना करती हो, पढ़ो पढ़ो रटो पास हो, ये वाली प्रक्रिया को फॉलो ना करती हो। वहां पर बहुत सारी एक्टिविटीज बच्चों को सिखाई जाए, जैसे प्रॉपर स्पोर्ट्स की व्यवस्था हो, वहां पे स्काउट गाइड हो, एनसीसी हो, मतलब हर क्षेत्र को जो कवर करे, जिसमें बच्चे का हर क्षेत्र में विकास हो सके, ऐसे स्कूल खोले जाने की भी बात इस पे कही गई थी। अब हम देखते हैं कि आयोग ने नवीन उद्देश्यों की प्रस्तुति भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत की, जो इस प्रकार है। मतलब अब हमारा जो हमने ये पूरा एक बोल सकते आयोग का गठन हुआ है, उसका क्या एक मेन मोटिव रहेगा कि उसको क्या क्या चीजें करना है, अब हम वो देखते हैं। पहला है छात्रों में नेतृत्व क्षमता का विकास करना। मतलब छात्रों को इसे योग्य बनाना कि वो नेतृत्व कर सके। मतलब उनको एक उनमें लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक उसमें लीडरशिप क्वालिटी नहीं होगी वो पूरे समाज को या सबको लीड कैसे करेगा, उनको सही मार्ग कैसे बता पाएगा कि क्या करना समाज या देश के लिए सही है और क्या नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हम हो या कोई भी छात्र हो, उसमें एक लीडरशिप क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो पूरे समाज का या पूरे क्षेत्र का एक टाइप से हम बोल सकते हैं मार्गदर्शन का काम करती है। तो इसका मेन मोटिव था छात्रों में नेतृत्व क्षमता का विकास करना। अगला है छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना। बहुत इजी लाइन है कि छात्रों में एक सही व्यक्तित्व का विकास करना इसका उद्देश्य था, कि बच्चों में एक कर्तव्य निष्ठता आए, उसमें एक अच्छी ईमानदारी की भावना आए और वो एक अच्छा व्यक्ति बन के उभर के सामने आए, जो उसका मेन कर्तव्य होता है। अगला है छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण मतलब उसका शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, नैतिक हर टाइप से विकास करना इसका एक मुख्य उद्देश्य था। अगला है छात्रों की जीविकोपार्जन क्षमता का विकास करना। छात्रों की जीविकोपार्जन मतलब जिससे वो अपनी जीविका का उपार्जन कर सके, वो इस लायक हो जाए कि वो कमा खुद से पैसे कमा सके, खुद से अपना जीवन यापन कर सके। तो ये इस वाली क्षमता का विकास करना भी इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला है छात्रों में लोकतांत्रिक नागरिकता के गुणों का विकास करना। लोकतांत्रिक नागरिकता मतलब होता है यहाँ पर कि एक बालक में देश के प्रति एक भावनाओं को विकसित करना,
कि वो कैसे अपने देश को आगे ले जा सकता है, देश के लिए क्या कर सकता है, और देश का नागरिक होने के नाते उसके क्या कर्तव्य बनते हैं, देश में कौन कौन सी चीजें गलत हो रही है। ये सारी जो एक बोल सकते हैं भावनाएं हैं, उनमें क्या सही पक्ष को अलग रखकर और गलत पक्ष को अलग रखते हुए उसमें एक अच्छे नागरिकता के गुणों का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अब हम देखते हैं इस आयोग में पाठचर्या संबंधी कौन कौन से सुझाव पेश किए गए थे। पहला है, पाठचर्या का निर्माण उनकी वास्तविक स्थिति के अनुकूल होना चाहिए, जिससे वे समाज के साथ समायोजन कर सकें। मतलब जो भी पाठचर्या का वो सारी चीजें जो एक बच्चे के पाठचर्या का हिस्सा है, वो उनकी रियल लाइफ से ही रिलेटेड होना चाहिए, जो उनको हम बोल सकते हैं समाज के साथ जिसे जो उसे जोड़ सके, जिससे वे समाज में एडजस्ट करना सीखें, और हम बोल सकते हैं उसको किसी भी काम के या कर्तव्य के लायक बना सके। ऐसा टाइप से उनकी पाठचर्या का निर्माण किया जाना चाहिए। अगला है, पाठचर्या व्यापक और लचीली होनी चाहिए। यानी बच्चों का जो भी हम पाठ्यक्रम तैयार करते हैं या पाठचर्या तैयार करते हैं, वो लचीली होनी चाहिए। मतलब हम देखते हैं कि समय बदल रहा है, और समय चेंज होने के नाते यदि हमें उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं, तो वो हम उसमें इजीली चेंज ला सकें, उसको इजीली अपडेट किया जा सके। ऐसा ना हो कि एक बार जो हमने पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या में कुछ चीजों को जोड़ दिया तो वो पत्थर की लकीर हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। समय समय पर परिवर्तनशील हो, यानी उसमें लचीलापन होना चाहिए। अगला है, पाठ्यक्रम में ऐसे भी विषय हो जिसके द्वारा वह खाली समय का लाभ उठा सके और समय का सदुपयोग कर सके। यानी पाठ्यक्रम में हमें हिंदी है, मैथ्स है, साइंस है, इन चीजों को तो रखना चाहिए ही चाहिए, मगर कुछ ऐसी भी चीजें रखना चाहिए कि मान लो फ्री समय है तो वो अपना यूज कर सके। जैसे हम बोल सकते हैं कि स्पेशली स्पोर्ट्स वगैरह की चीजें हैं। स्पोर्ट्स से ना केवल उनका बोल सकते हैं कि माइंड डेवलप होगा, उससे उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी होगा, चीज़ों को वो लॉजिकली भी सोचेगा, क्योंकि बहुत से स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें लॉजिकली सोचना पड़ता है। तो बहुत सारे तमाम तरीके के उसमें विकास होंगे। स्काउट गाइड वाली चीज़ें हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसको समय का सदुपयोग करना सिखाएंगी। तो ये सारी चीज़ों को भी उसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। अब हम देखते हैं इस आयोग में माध्यमिक शिक्षकों के संबंधी कौन कौन से सुझाव पेश किए गए थे। शिक्षकों संबंधी मतलब टीचर्स के लिए कौन कौन से सुझाव पेश किए गए थे। हमने अभी पाठचर्या के विषय में भी देख लिया, बच्चों छात्र के विषय में भी देख लिया। अब हम देखते हैं टीचर से संबंधित कौन कौन से सुझाव पेश इसमें किए गए थे। पहला है, शिक्षक प्रशिक्षण में योग्य विद्यार्थियों का ही प्रवेश किया जाए, जिससे भारत की शिक्षा व्यवस्था प्रभावशाली बन सके। कहने का मतलब है, ये जो टीचर्स ट्रेनिंग होती है उसमें उन्हीं विद्यार्थियों का प्रवेश किया जाना चाहिए जो एक अच्छे पढ़ाने की एक क्वालिटी रखते हो। क्योंकि यदि वही एक अच्छे से नहीं पढ़ा पाएंगे तो कैसे हम बोल सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था हमारी सुधरेगी। तो हमेशा इसमें अच्छे इंटेलिजेंट, कैपेबल और जो सही तरह से अपने क्षेत्र का या अपने विषय का नॉलेज रखते हैं, ऐसे ही विद्यार्थियों का इसमें चयन किया जाना चाहिए, ताकि हमारी परीक्षा या हम बोल सकते हैं शिक्षा व्यवस्था की जो प्रणाली है वो बेस्ट से बेस्ट बन सके। अगला है, शिक्षकों के बच्चों को माध्यमिक स्तर की शिक्षा निशुल्क प्रदान की जाए। ये लाइन बहुत इजी है कि जो शिक्षक है जो माध्यमिक स्तर पर पढ़ा रहे होते हैं, उनके बच्चों को माध्यमिक स्तर की जो शिक्षाएं होती है वो निशुल्क रूप से प्रदान करने की भी बात इसमें कही गई थी। अगला है, महंगाई के आधार पर शिक्षकों के वेतन में भी वृद्धि की जाए। मतलब महंगाई को ध्यान रखा जाए, यदि महंगाई बढ़ रही है तो टीचर्स की सैलरी भी इंक्रीज होनी चाहिए। अगला है, प्रधानाचार्य को अधिक वेतन दिया जाए, जो कि स्वाभाविक सी बात है कि यदि वहां पे कोई प्रिंसिपल है तो उनकी जो सैलरी रहेगी वो अधिक रहेगी, जिससे उसे पद पर उचित व्यक्ति ही नियुक्त किया जाए।
मतलब ये जो हम प्रिंसिपल का सिलेक्ट करते हैं, वो उसको वो एक प्रिंसिपल की योग्यता रखता हो, उसमें अच्छी लीडरशिप क्वालिटी हो, अच्छे मैनेजमेंट को संभालने की भी वो क्षमता रखता हो, तो और किसी टाइप का उसमें पार्शियलिटी की भावना ना हो, अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छी योग्यता रखता हो। ये बहुत सारी कुछ बेसिक चीजें हैं जो उनमें होनी चाहिए। अगला है, शिक्षकों को ट्यूशन पढ़ाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मतलब चूंकि शिक्षकों को जो भी वेतन दिया जा रहा है वो उनके कार्य के लिए ही दिया जाता है, तो उनको अपने जब वो विद्यालय में पढ़ाते हैं छात्रों को, तो बिल्कुल अपने एक कर्तव्यनिष्ठ होके ईमानदारी से उसको कक्षा में पढ़ाना चाहिए। अलग से ट्यूशन की व्यवस्था नहीं करना चाहिए कि वो अलग से बच्चों को क्लास में प्रॉपर ध्यान ना दे और बोले कि तुम ट्यूशन पढ़ने आओ। ये वाली भावना उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। अगला है, शिक्षकों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। मतलब ये शिक्षकों के लिए भी एक बात रखी गई है कि एटलीस्ट उनका जो मेडिकल जो सुविधाएं होती हैं उनको फ्री में प्रदान की जानी चाहिए। अभी हमारा आज का आखिरी टॉपिक है, माध्यमिक स्तर की व्यावसायिक शिक्षा संबंधी सुझाव। पहला है, माध्यमिक विद्यालयों में हाथ से बनने वाली वस्तुओं की शिक्षा को अनिवार्य किया जाए। मतलब हाथ से बनने वाली वस्तुओं मतलब हस्तकला जो हम बोल सकते हैं, इसको बढ़ावा दिया जाए, जिससे बच्चा ज्यादा से ज्यादा बच्चों में सृजनात्मकता का गुण विकसित हो, वो ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव हो सके। इसलिए इस ऐसी शिक्षा को अनिवार्य करने की बात इसमें कही गई, जो उसके आगे फ्यूचर को सेफ बनाएगी। कि मान लो यदि किसी कारणवश उसकी नौकरी नहीं भी लगती है, तो वो ये सारी चीजों का यदि टैलेंट रखता है, तो वो खुद का भी अपना एक ओन बिजनेस वगैरह है या खुद का कोई भी एक पर्टिकुलर व्यवसाय स्टार्ट कर सकता है। अगला है, माध्यमिक स्कूलों को बहुउद्देशीय स्कूलों में परिवर्तित किया जाए। जो माध्यमिक स्कूल है, अब उसमें ऐसा पाठ्यक्रम या ऐसी पाठचर्या लागू किया जाए कि उसमें शिक्षा से जुड़े जो तमाम चीजें हैं, जिससे उसका सर्वांगीण विकास हो सके, ऐसे विषयों को या ऐसी चीजों को सम्मिलित की जाने की बात इसमें कही गई। अगला है, बड़े शहरों में पॉलिटेक्निक विद्यालयों की स्थापना की जाए, जो कि हमने अभी जाना था। और आखिरी है, शिक्षा को समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाए। मतलब शिक्षा ऐसी हो जिससे समाज की जो भी समस्याएं हैं उसको दूर किया जाए, और जो भी समाज को जिस चीज की आवश्यकता है उसको पूरा किया जा सके। हमें उसके अकॉर्डिंग शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा हमारे समाज का विकास हो सके। यानी हम वो कौन सी चीजों को शिक्षा में सम्मिलित करें जिससे हमारे समाज का विकास होगा। जैसे हम बोल सकते हैं, अच्छे संस्कृति का विकास किया जाए, अच्छे सामाजिक गुणों का विकास किया जाए, किसी टाइप के भेदभाव को ना रखा जाए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे समाज को बेहतर बना सकती हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही हमें उसका शिक्षा देने का प्रयास करना है, ऐसा भी इसमें प्रस्ताव रखा गया था। तो ये थी हमारी पूरी जानकारी मुदालियर आयोग के बारे में। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगला वीडियो मैं कोठारी आयोग का जल्द ही लेकर आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।